तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते होंगे बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने जिंदगानी में व्यस्त होंगे। जो जहाँ है वो वहीं पे है, जो जो कर रहा है वो कर रहा है, ये कोई बात तो हुई नहीं। तो चलिए आज की क्लास में हम लोग नए सिरे से यानी शुरुआत करने वाले हैं पहले चैप्टर के। कहने का मतलब ये है कि पेपर चूँकि नज़दीक है तो पीछे तो मैंने अच्छे तरीके से बार कवर कर ही दिया है। आज हम लोग फास्ट रिवीजन करेंगे कि 30 मिनट 35 मिनट जो भी समय लगे, कि एक पेपर को मद्देनज़र रखते हुए जल्दी जल्दी से हम लोग रिकैप करने की कोशिश करेंगे, जल्दी जल्दी से उसको हम लोग एक बार रिवाइज कर लें। ठीक है, तो आइए बिना समय गंवाए हम लोग शुरुआत करते हैं अपने सेशन की। इस सेशन में हम लोग पढ़ने वाले क्या हैं कि जो चैप्टर नाम है जिसका नाम बिलियन है, उसमें जो सिलेबस के अकॉर्डिंग मुझे पढ़ना है और थोड़ा फास्ट पढ़ना है। तो अगर बात करें हम तो इसमें बिलियन के प्रकार है कि किस टाइप के बिलियन होते हैं। मैं उसमें अभी बातें भी बताऊंगा कि कौन कौन पॉइंट इंपॉर्टेंट है, कौन कौन पेपर यानी कि एग्जाम में कौन कौन ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, तो ये जो बिलियन के प्रकार एक बार पूछा नहीं जाता है तो भाई पढ़ना है, क्योंकि भूमिका तो बनानी पड़ेगी। हम किसी चीज़ की भूमिका बनानी पड़ती है। जैसे मान लीजिए कि अभी हर बात मैं यही कहता हूँ कि शादी हो रही है किसी की, तो मेन काम 1 मिनट का ही होता है, लेकिन उसके लिए भूमिका बनाई जाती है। जगह जगह जो है कि टेंट लगाए जाते हैं, जो है कि डीजे वगैरह आते हैं, मतलब तमाम तरह के आप लोग देखते हैं कितने रस्में, कितने जो है कि रीति रिवाज है, तो सब भूमिका बनाई जाती है। ठीक है, तो इसी तरह इसमें ठोस बिलियनों के प्रकार इसमें भूमिका बनाई जा रही है। ठीक है, ठीक है। ठोस के द्रवों से बने विलयन की सांद्रता को व्यक्त करना, इससे आपका एक सवाल कन्फर्म में पूछेगा। इसमें जो है कि मोलरता हो गई, नॉर्मलता हो गई, फॉर्मलता हो गई, पीपीएन सांद्रता हो गई, और जो भी है इसमें वो सब पूछेगा। और क्या बोलते हैं, ये मोल अंश हो गया, मोल प्रभाव हो गया, इसमें से एक सवाल क्वेश्चन पूछेगा। फिर आगे लिखा है कि गैसों की द्रव में विलेयता, यानी कि गैस को हम लोग द्रव में डालेंगे तो उसको हेनरी का नियम कहेंगे। ठीक है, अच्छा सर। ठोस विलयन अणुसंख गुणधर्म, देखिए और सब बाकी इंपॉर्टेंट, एक तो ये वाली पॉइंट इंपॉर्टेंट हो गई, और एक गैसों के द्रव में विलेयता, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये है वाष्प दाब यानी कि अणुसंख गुणधर्म। क्या? अणुसंख गुणधर्म। अणुसंख गुणधर्म में 4 चीजें आएंगी। पहला वाष्प दाब का आपेक्षिक अनुमान, फिर क्वथनांक उन्नयन और हिमांक अनुमान, और एगो पराशर दाब। ये 4 चीज़ों में एगो जरूर पूछेगा। ठीक है, यानी कि दिस इज अणुसंख गुणधर्म वेरी इंपॉर्टेंट है। राउल्ट का नियम भी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वथनांक उन्नयन इंपॉर्टेंट, हिमांक अनुमान इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट। बाकी सब ये इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन पढ़ना तो मुझे है ये। तो इन सब चीज़ों का ध्यान देख, मैं कौन कौन इंपॉर्टेंट बताऊँ उसको आप लोग दिमाग में रखे रहेंगे ना, ये कौन कौन इंपॉर्टेंट। देखिए बाबू, एक तो ये वाला इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और ये है गैसों के द्रव में विलेयता है, इंपॉर्टेंट है। ये अणुसंख गुणधर्म है, 4 को इसके अंदर है, और ये राउल्ट का नियम है। बाकी कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है ना। ठीक है, तो आइए हम लोग एक एक करके शुरुआत करते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं बिलियन। बिलियन होता क्या है? अगर बात करें बिलियन की तो आप लोग 6 से 7 से 8 से परिभाषा पढ़ रहे हैं कि 2 समांगी मिश्रणों के, 2 पदार्थों का समांगी मिश्रण क्या कहता है? बिलियन। अब वो जो बिलियन होता है जरूरी नहीं कि द्रव फॉर्म में ही हो, वो बिलियन ठोस में भी हो सकता है, द्रव में भी हो सकता है, गैस में भी हो सकता है। ठीक है, तो वो बिलियन कहते हैं किसको? 2 से अधिक समांगी मिश्रण को क्या बोलते हैं? बिलियन। ये कोई आय होगा नहीं, मैं पहले बता रहा हूँ, मतलब भूमिका बनाई जा रही है। ठीक है, जो बिलियन बनता है वो 2 लोगों से ही मिलकर बनता है। एक होता है बिले, एक होता है बिलाक। यहाँ बिलाक में आपको दिख रहे कि 1 2 3 4 अक्षर, तब बोल दिए बिलाक ज़्यादा में है और बिले क्या है? कम में है। जैसे चीनी और पानी का मिश्रण ले लेंगे तो चीनी कम मात्रा में है तो बिले हो जाएगी, पानी ज़्यादा मात्रा में है तो बिलाक हो। इतनी बार मैं पढ़ा चुका हूँ कि आप लोग का अभी कान दर्द कर होगा, सर बिले बिलाक बिले भी दिमाग खराब हो गया है। 2 मिनट और कान दर्द करवा लीजिए। तो बिले कम मात्रा में, बिलाक ज़्यादा मात्रा में। ठीक है, अच्छा सर। चीनी पानी का बिले में चीनी क्या होगा? बिले है, और पानी क्या है? बिलाक है। यस सर। बात कर लेते हैं ये प्रकार क्या होते हैं। क्या? बिलियन के प्रकार। ठीक है, पहले बिलियन के प्रकार पढ़ते हैं। तो बिलियन के प्रकार में आप लोग कई टाइप का होता है। देखिए एक तनु बिलियन होता है, तनु होगा, एगो सांद्र होगा। तो तनु का मतलब क्या होता है? जो पतले बिलियन रहेंगे उसको हम बोलेंगे तनु, और जो गाढ़े बिलियन रहेंगे उसको बोलेंगे सांद्र। आप बताइए, एक बाल्टी है उसमें थोड़ा 1 चम्मच चीनी डाल दीजिए तो बिलियन गाढ़ा हो जाएगा? नहीं, एकदम पतला हो जाएगा। भाई पतला का मतलब एकदम तनु बिलियन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तनु बिलियन।
पढ़े मारा मुँह भोबा हो जाएगा, चुरकट। तो तन विलेन माने पतला, संत माने मोटा विलेन। ठीक है, ठीक है। एक संतृप्त होता है, एगो असंतृप्त होता है, एगो संतृप्त होता है, एगो असंतृप्त। संतृप्त माने जो खा पी के तृप्त है, उनको किसी चीज़ की जरूरत नहीं है, उनको बोलेंगे संतृप्त। और असंतृप्त वो होते हैं जिनको और चापा जाए, जिसको बोलेंगे हम लोग असंतृप्त। क्या बोलेंगे? असंतृप्त। जैसे मान लीजिए एक बाल्टी बा, एक बा है वो बाल्टी बा, इस बाल्टी में ढेर का पानी है, क्या ऐसा है? सब पानी है। ऐसे में डालने जा रहे हैं चीनी, क्या डालने जा रहे हैं? चीनी। चीनी कैसी होती है? उज्जर जो है ना वो, देखिए चीनी डालने जा रहे हैं, एक चीनी डाला मैं, 2 चीनी डाला, क्या वो चीनी घुल गई होगी ना? यस सर, चीनी घुल गई होगी। अगर मेरा मन करे कि और तैसा घोल लें तो घोल लीजिए सर जी, और तैसा घोल लीजिए, घुल गई नहीं घुल गई, तैसा और घोल लीजिए ना, तैसा और घोल लीजिए। एक घुलते जा रही है, इसका मतलब क्या है? असंतृप्त है। क्या ये? असंतृप्त। तो ज़्यादा इसमें टाइम नहीं गवाते हैं, हम चलते हैं आगे। संतृप्त माने जिसमें और विलेय की अधिक न घोला जा सके, अब वो ज़्यादा नहीं घुसे। जैसे आप ही मान लीजिए ये असंतृप्त है ना, डालते रहेंगे, डालते रहिए। क्या करिए? हम डालते रहिए, क्या? चीनी। क्या डालेंगे? चीनी डालते रहेंगे। एक समय ऐसा कि चीनी घुलना बंद, तो कहेंगे हम संतृप्त हो गए, अब हम चीनी पानी का हम नहीं लेंगे। ठीक है, तो यह संतृप्त क्या हो जाएगा? असंतृप्त। आप हमारी बातों को समझ रहे होंगे। ठीक बाहो, ठीक बाहो। चलो चले के चलिए। एक और प्रकार होता है भाई, देखिए ठोस का, ठोस द्रव का, ठोस गैस का। सर जी इसको बोलेंगे हम लोग, देखिए मैं इसको पहले बता दे रहा हूँ कि ये है एक तरीके ना कटे तो इसे कटेगा ना। चल देखिए, ये ठोस है, ये द्रव है, और ये क्या है? गैस है। कभी कभी ठोस का भी मिल जाता है, ठोस द्रव को मिल जाएगा, ठोस गैस का मिल जाएगा। तो ये 3 टाइप का ही हो जाएगा। एक बार लिक्विड लेते हैं, लिक्विड, ठोस द्रव गैस, फिर गैस, ठोस द्रव गैस। ये कोई बात नहीं होती है ना, ये सब 9 में पढ़ेंगे आप लोग। तो ये विलेन के बारे में आपको थोड़ा सा बता दिया। आगे चलते हैं। ये जो हेडिंग दिख रही है, ठोसों के द्रव में बने विलयन की सांद्रता, जो कंसंट्रेशन है, हमारे भैया, हमारे बाबू, हमारे चाचा, हमारे चाची, जो कुछ भी मेरे लगते होंगे आप लोग, ठीक है, जो इसमें मोलरता है और ये मोललता है और ये मोलंस है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है कि कोई बात ही नहीं है। पेपर में 95% चांस इसके आने के। सवाल इस पे आता है क्या? अगर मोलरता क्या होती है? किसी विलयन की, एक विलयन में मोलों की संख्या को क्या बोलेंगे? मोलरता बोलेंगे। सर हम समझे नहीं क्या बोले हैं, हम जल्दी इतना जल्दी बोलेंगे। देखिए मोलरता को कैपिटल एम से और मोललता को स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। इसका मतलब मोल प्रति लीटर, इसका मतलब मोल प्रति किलोग्राम, क्या? यूनिट। अब आगे चलेंगे। मोलंस समझ लेता है। ये तीनों ही बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये सब उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, और इंपॉर्टेंट नहीं है तो देखते हैं। चलिए अब बात करते हैं हम लोग मोलरता की। मोलरता की बात करेंगे। 1 लीटर बिलियन में, कितने लीटर बिलियन में? 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या। विलेय क्या होता है भाई? जो उसमें डालते हैं। विलय क्या होता है? जिसमें डालते हैं। विलेय क्या होता है? जिसको डालते हैं। ठीक है, अब ये मान लीजिए ये क्या है? पानी है, और ये क्या है? मान लीजिए विलेय। तो इसको डालेंगे तो हो गया विलेय, और ये जिसमें डालेंगे वो क्या हो जाएगा? विलायक। ये क्या है? विलायक, और ये क्या है? विलेय। ये विलेय और ये विलायक, जिसमें डालते हैं वो क्या होता है? विलायक होता है, और जिसको डालते हैं क्या होता है? विलेय होता है। हाँ सर जी समझ गए ना। ठीक समझ लेता हूँ। आगे चले हो, चलो। तो 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या क्या कहेंगे? विलयन की मोलरता। ध्यान रहे मोलरता और मोललता में थोड़ा सा आंख का फर्क है। अगर इसी तो बात मेरी समझ आ गई, तब मोलरता बराबर क्या होता है? विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन किसमें? लीटर में। ध्यान रहे किसमें? लीटर में। अगर आप इसको ml में करेंगे तो आपको 1000 का में गुणा करना पड़ेगा, ठीक है ना? 1000 का जब गुणा कर देंगे तो किसमें आ जाएगा? ये ml में आ जाएगा, ठीक है। तो m बराबर, तब ये m बराबर मोलों की संख्या किस पर करते हैं? n से। किससे? n बाई v का मतलब किसमें? लीटर में। n बराबर क्या होता है? मोलों की संख्या कैसे निकालते हैं? ग्राम भार बटे अणु भार। इसी से मोलों की संख्या मैं निकालता हूँ। जैसे मान लीजिए कहा है कि 5 ग्राम
NaCl में कितने मोल हैं? तो ग्राम भार कितना दिया मेरे भाई? 5। इसका अणु भार निकालिए, आ जाएगा जो भी आने लगे 23 और क्लोरीन होता है साइज 35.5, जो भी 58.5 आ जाएगा, यानी कि 5/58.5। ठीक है, ठीक है। जिसका भी मोल संख्या निकल रहेगा ग्राम भार से अणु भार में क्या दे देंगे? भाग। मेरे क्या हो जाएगा? मोलों की संख्या। समझती होगी नहीं रे? समझते हैं सर जी? सॉरी समझती हो ना जी? सर समझते हैं। कुछ लोग गुस्सा हो गए। ठीक है, चलिए आगे चले। ओ चला जाए बाबू? चलिए सर जी, चलना तो है ये है। अब सुनिए, मैं क्या कर रहा हूँ कि 1 लीटर जो बिलियन लिखा है ना, इसी जब मैं लिख रहा हूँ 1 किलोग्राम विलायक, क्या लिख दूंगा? 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को बिलियन की क्या कर लेंगे? मोललता। क्या कहेंगे? मोललता। सर जी अगर 1 लीटर बिलियन रहेगा ना तो उसको मोललता कहेंगे, 1 किलोग्राम विलायक रहेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? मोललता। 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या क्या कहेंगे? मोललता। मेरी बात समझे? मोललता में क्या रहेगा? 1 किलोग्राम विलायक रहेगा। क्या रहेगा? बस सही जगह रहती है क्या? 1 किलोग्राम विलायक, बाकी सब काम हो जाएगा। तो सर फार्मूला वही रहेगा? नहीं, फार्मूला लगा विलेय के मोलों की संख्या। किसकी? विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का भार, किसमें? किलोग्राम में। ध्यान रहे किसमें? किलोग्राम। इसको ग्राम में करेंगे तो पूरा एक गुड़िया करेंगे। क्या करेंगे? गुणा कर देंगे। यूनिट इससे क्या होती है? मोल प्रति किलोग्राम। इसको यूनिट कहते हैं मोल प्रति लीटर। मोल प्रति लीटर और मोल प्रति किलोग्राम। ध्यान रहे यूनिट पूछी जाती है, यूनिट पूछी। इसमें से अगर नहीं पूछा तो वो जो होता है ना, और आगे वाला जो चैप्टर है रासायनिक बल गति, उससे तो पक्का एगो सवाल पूछेगा यूनिट में, मात्रक। ठीक बाओ? ठीक सर, चलिए। तो इसका होता है मोलों की संख्या बटे विलेय का आयतन लीटर में, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का भार किलोग्राम में। अगर मेरी बात समझ में आए कहो हाँ, हाँ चलिए हो गया समझ ना? अरे भाई 1 शॉट चल रहा है, थोड़ा सा फास्ट चलिए। ठीक, चलो। ओहो हो, अरे मोललता एक बार में पढ़ दिया। अब पूछेंगे मोल प्रभाव। देखिए मोल प्रभाव का मतलब क्या होता है? देखिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है, मैं बता रहा हूँ क्या। विलयन में किसी घटक के मोल प्रभाव उसके मोलों की संख्या के कुल मोलों की संख्या के अनुपात में होता है। सर समझे? कॉन्सेप्ट मैं समझाता हूँ। जैसे मैं कहूँ कि ये 2 घटक हैं, एक ये घटक है, एक ठो ये घटक है। ठीक है, एक ठो ये घटक है, 2 घटक है। कितने घटक हैं? 2 घटक हैं। अगर इसका मोल प्रभाव नहीं कहता, हर जगह मोलों की संख्या निकालना बोलिए। इसका मोलों की संख्या निकाल लीजिए, इसका मोलों की संख्या निकाल लीजिए। ठीक है, इसको मिक्स कर दीजिए। क्या करिए? मिक्स कर दीजिए। अब मान लीजिए अगर आपको निकालना है मोल प्रभाव इसका, तो इसके मोलों की संख्या ये बटा के कहाँ रखें? ऊपर। और नीचे किसके मोलों की संख्या रखें? दोनों के मोलों की संख्या। ठीक है, इसका जब निकालना रहेगा इसके मोलों की संख्या ऊपर रखेंगे और बटा दोनों के मोलों की संख्या। अगर इसका मोल प्रभाव निकालना है तो इसके मोल प्रभाव के मोलों की संख्या ऊपर, बाकी दोनों का नीचे। सर समझ नहीं पा रहे? अरे मेरे बकलोलिया समझते कि समझिए क्या नहीं रहे। तो मैं निकाला हूँ x1 का। x1 मतलब ये क्या होता है? इसको इसी से प्रदर्शित करते हैं। जब ये a है और ये b है, 2 घटक हैं, सब 2 घटक है। एगो चीनी एगो पानी है। चीनी है तो क्या? चीनी है, एगो है क्या है? पानी। चीनी के मोलों की संख्या निकाल लो और पानी के मोलों की संख्या निकाल लो। तो अगर पानी का मोल प्रभाव निकालना है, किसका? पानी का, तो पानी के मोलों की संख्या बटे क्या? पानी के मोलों की संख्या प्लस चीनी के मोलों की संख्या। सही, पानी वाला ऊपर रहेगा और चीनी पानी नीचे रहेगा। अगर चीनी के मोल प्रभाव निकालना रहेगा, किसका? चीनी का, तो चीनी के मोलों की संख्या ऊपर रहेगी और चीनी प्लस पानी नीचे रहेगा। यानी कि जो दोनों जो हैं वो नीचे नीचे रहेंगे। चीनी कल निकालेगा तो चीनी ऊपर रहेगा, पानी कल निकालेगा तो पानी ऊपर आ जाएगा। आप मेरी बातों को सहमत हैं कि नहीं? पकलोल समझ आए? चलें आगे। चलिए सर, मोल प्रभाव हो गया। अब जिससे ज़्यादा कोई चीज़ पूछेगा नहीं। सर आगे तो रिसर्च दी। अरे नॉर्मलता आ गई। नॉर्मलता में देखिए, नॉर्मलता हम नहीं कुछ जानते हैं। 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय की ग्राम तुल्यांक, बस ग्राम तुल्यांक वाली बात है। नाले ग्राम तुल्यांक बस वही वाला है जो वो था
मोलारता थी, वही से उसी का मोलारता में भी ग्राम बार बटे अणु बार था, यहाँ पे ml किया हूँ तब 1000 का गुणा किया हूँ ना, तो मोलारता के जैसी ही नॉर्मलता है। इसमें आपको तुल्यांकी भार निकालना रहता है। क्या निकालना रहता है? तुल्यांकी भार। तो ये क्या, ये मेरा विलेय का भार और ये तुल्यांकी भार है ना। तुल्यांकी भार कैसे निकालते हैं? उसके अगर क्षार, उसकी क्षारकता बटे अणु बार, चाहे अम्लता बटे अणु बार मैंने बताया है। ठीक है, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है नॉर्मलता। सर चलिए आगे। वाष्प दाब। क्या हो गया? वाष्प दाब। वाष्प दाब का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को दबाना। जैसे कहने मतलब मान लीजिए कि कुछ लोग उड़ना चाहते हैं, कुछ लोग उड़ना चाहते हैं लेकिन उड़ नहीं पाते। जानते क्यों नहीं उड़ पाते हैं? क्योंकि ऊपर से किसी का दबाव है। जैसे सभी लोग घूमना चाहते हैं कि चल के बाहर कहीं चाय पकौड़ी खा लें, लेकिन अधिकांश लड़कियां नहीं जा पाती। वजह से क्या होती है पता है? उन लोग को जो है दबाव है। किसका दबाव है? समाज का दबाव है कि समाज मुझे क्या कहेगा, और फलाना का भैया फलाना चाचा क्या कहेंगे। तो समाज का दबाव है, पापा का दबाव है, मम्मी का दबाव है, मौसी का, चाचा का, चीचा, पापा पापी, तो दुनिया भर के दबाव है कि जाएंगे तो लोग कहेंगे। तो क्या कहता है? दबाव होता है। किसका? ऊपर से दबाव है। इसी तरह हम लोग ऊपरा भी एक वायुमंडल जो है कि ये दबाव लग रहा है। जैसे मैं कहूँ यह है पानी, यह तो नानी के, यह क्या है? पानी है। ये पानिया जो है ना, आप पी लेके पानी एक नहीं है। पानी है। क्या है कि तो पानी में एक में द्रव है, द्रव द्वारा, क्या? द्रव द्वारा वाष्प में परिवर्तित होने के लिए जो दाब लगा रहा है उसी को हम बोल देंगे वाष्प दाब। हाँ, इतना आसान परिभाषा। हाँ, इतना आसान परिभाषा कि द्रव द्वारा वाष्प में परिवर्तित होने के लिए जो दाब लगा रहा है द्रव हुआ, उसे बोलेंगे वाष्प दाब। नहीं सही समझे? मैं वही लिखा भी लिखूँ भाई मेरे। किसी द्रव के द्वारा पनिया जो है, पनिया क्या लगा रहा है? दाब लगा रहा है। किस वाष्प में परिवर्तित होने के लिए, इसमें है क्या? ये पानी है। ये क्या है? ये पानी है। अब पानी किस माना जाता है? वाष्प माना जाता है। तो ये जो निचवा ये द्रव्य है ना, ये दाब लगा रहे हैं सब कि तुम वाष्प में पहुंच जाओ, लेकिन ऊपर से वायुमंडलीय दाब लग रहा है, इसलिए नहीं पहुंच पा रहा है। पहुंच जाता कब? अगर ये वायुमंडलीय दाब, यानी इसका वायुमंडलीय दाब, इसके जो मम्मी पापा हैं, चाचा चाची हैं, सबके वायुमंडलीय दाब है। अगर वायुमंडलीय दाब नहीं रहता तो उड़ जाता वाष्प में परिवर्तित। वो दबाए इसको रखा है। तो वाष्प द्वारा जल द्वारा वाष्प में परिवर्तित होने के लिए जल द्वारा लगाया गया दाब वाष्प दाब कहलाता है। क्या कहलाता है? वाष्प दाब। क्या कहलाता है? वाष्प दाब कहलाता है। तो इतना आसान है, इतना आसान सही कैसे हो सकता है? सही हो सकता है। वाष्प दाब द्रव के द्वारा वाष्प में परिवर्तित होने के लिए दाब लगाया जाए तो उसका बोलते हैं वाष्प दाब। देखिए, अगर ताप ज़्यादा कर देंगे, क्या करें? ताप ज़्यादा करेंगे तो वाष्प दाब ज़्यादा हो जाएगा। सीधी सी बात। अगर आपको उसको क्या करेंगे? अवाष्पशील पदार्थ से मिला देंगे तो उसका प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ये तो सिंपल सी बात है, कोई दूर का बच्चा भी समझ जाएगा। नहीं समझ में आएगा तो हमको क्या करेंगे? कमेंट करेंगे कुछ से। अरे सर ये राउल्ट का नियम, देखो मजाक मैं नहीं कर रहा हूँ। राउल्ट का जो नियम होता है ना, इतना इम्पोर्टेंट कि पूछना नहीं। राउल्ट का नियम एकदम पढ़ के जाइए। क्या करके जाइए? पढ़ के जाइए। कैसे? राउल्ट का नियम पढ़ के जाइए। क्या? राउल्ट का नियम पढ़ के जाइए। चलिए सही पढ़ते हैं। देखिए, किसी भी द्रव का जो वाष्प दाब होता है वो उसके मोल प्रभाज के बराबर होता है। यही राउल्ट का नियम है। सुनो, हाई परिभाषा गई भाड़ में, कॉन्सेप्ट को समझिए। वाष्प दाब क्या होता है मैंने बताया था। किसी भी द्रव को वाष्प दाब उसके मोल प्रभाज के क्या होता है? समानुपाती। अब मोल प्रभाज क्या होता है? बताया मैं कि मोल प्रभाज जो होता है, किसी का भी मोल प्रभाज निकाला रहेगा तो उसके मोलों की संख्या ऊपर, बाकी नीचे सब रहेगा। जैसे कि मान लीजिए एगो चंपा है, एगो चमेली है, नहीं, एगो चिंकी, एगो मिंकी है। तो चिंकी का अगर मोल प्रभाज निकालना रहेगा तो चिंकी के मोलों की संख्या ऊपर और नीचे क्या रहेगा? चिंकी प्लस मिंकी। मिंकी का निकालना रहेगा तो मिंकी का आ जाएगा ऊपर, नीचे चिंकी प्लस मिंकी। तो मैं सारे शब्द को मैं बताया हूँ पीछे, कॉन्सेप्ट को पकड़ते रहिएगा, ठीक है ना? ठीक है। तो देखिए,
मैं कहा किसी भी द्रव का वाष्प पदार्थ उसके मूल पदार्थ की क्या होता है समानुपाती होता है। बस बात वहीं खत्म हो जाएगी। और इसको समझना चाहेंगे तो समझेंगे, नहीं तो आपके सामने ये हीरो बन के खड़ा है, बस यही समझिए। समझाना कैसे है, बहुत बड़ी चीज़ नहीं। देखिए मैं कह रहा हूँ कि अगर किसी भी द्रव का वाष्प पदार्थ उसके मूल पदार्थ क्या होता है, तो मैं कह रहा हूँ एक पी क्या है, यही तो पी का पी जो है वाष्प पदार्थ है। क्या है वाष्प पदार्थ, किसके अनुप्रयोग होते हैं मोल प्रभाज के। तो पी ए दो घटक होते हैं, एक ए वाला होता है एक बी होता है, जैसे कि जो पी ए है किसके पर अनुकरण पाती होगा एक्स ए के, यही ना मोल प्रभाज है, यही मोल प्रभाज है। तो पी ए बराबर एक्स ए, पी ए अनुकरण पाती, क्योंकि इसका जो वाष्प पदार्थ होता है किसका अनुकरण पाती होता है मोल प्रभाज के, किसके मोल प्रभाज के। तो जो वाष्प पदार्थ होता है उसके मोल प्रभाज क्या होता है बराबर होता है। अगर ए घटक है तब बी भी घटक होगा, है ना। अगर मैं ऐसे तब मैं लिख सकता हूँ पी बी अनुक्रम पाते हैं एक्स बी, ठीक है। तो ये बी वाला घटक हो गया। अच्छा, अगर मैं अनुक्रम पाते चिन्ह हटाऊँ तो कोई कांस्टेंट लगाऊंगा ही रहूँगा, पी बराबर के एक्स ए, चाहे भी बोलते हैं कुछ लोग। ये के क्या है, देखिए अगर कोई शुद्ध विलायक होता है, क्या होता है शुद्ध विलायक, मान लीजिए कोई पी ए है और शुद्ध विलायक का वाष्प पदार्थ उसके शुद्ध विलायक के बराबर होता है। देखिए शुद्ध विलायक जो होता है और शुद्ध विलायक का वाष्प पदार्थ दोनों क्या होते हैं बराबर होते हैं। क्या होते हैं बराबर होते हैं, क्योंकि दोनों क्या है शुद्ध है, कुछ मिक्सिंग नहीं किया गया। अगर मिक्सिंग नहीं किया जाएगा तो उसका मोल प्रभाज क्या आएगा एक। क्यों मोल प्रभाज एक आएगा, क्योंकि उस मोल प्रभाज एक इसलिए आएगा उसमें कुछ मिलाया ही नहीं गया है, तो चाय का मान एक नहीं आ जाएगा। अरे भाई चाय का मान एक आ गया, अगर चाय का मान एक आ गया इसका मतलब अगर चाय का मान एक है तो पी नॉट ए बराबर क्या आ जाएगा, इसका मान अगर एक है तो पी नॉट ए बराबर क्या आ जाएगा के। इसको मुझे पता चलेगा कि के का मान क्या है पी नॉट ए, के का मान क्या है पी नॉट ए, यानी पी नॉट ए बराबर क्या आ गया के। अगर पी नॉट ए बराबर क्या आ गया तो समीकरण ही ना है, समीकरण किसको मान लेते हैं अगर हम पी ए बराबर चाय पी, अरे भाई पी ए बराबर क्या था, अरे यार पी ए बराबर के इंटू क्या चाहिए। इसकी जगह हम क्या ले देंगे, इसकी जगह क्या ले देंगे के की जगह लेते हैं पी नॉट ए, क्या ले देंगे पी नॉट ए जगह पी ए बराबर पी नॉट ए इंटू चाहिए। तो वही तो मैं लिखा हूँ, एक यहाँ पे ले देंगे। ये अगर राउंड करने में यही है, कुछ जरूरत बहुत घर में बात नहीं। चलते सर आगे चलिए। हेनरी का नियम देखो भाई, हेनरी का नियम कहता है गैस को, किसको गैस को द्रव में डालना हेनरी का नियम कहता है। आप लोग पीते नहीं बम गोला पेप्सी कोला, बम गोला पेप्सी कोला, तो उसमें क्या कहता है जो द्रव्य होती है उसी द्रव में गैस डाली जाती है। क्या डालती है गैस, यानी कि गैस का द्रव में डालना हेनरी का नियम कहलाता है। जितनी ज़्यादा मात्रा में डालेंगे उतना ही ज़्यादा वो घुलेगी, है ना। तो स्थिरता पर टेम्परेचर क्या कर देंगे स्थिर, द्रव में घुले हुए, यानी जो द्रव है क्या है ये, इस द्रव में घुले हुए गैस का द्रव्यमान, यानी कितना मात्रा में गैस में चापे हैं आप, है ना। यानी गैस को क्या करना है पानी में चापना है, क्या करना है चाप। गैस को अगर पानी में चाप दें तो हेनरी का नियम प्रकट हो जाएगी। क्या हो जाएगी हेनरी का नियम। आप किसी को चापे मर ही जाएगा सर क्या कर दिए। स्थिरता पर किसी द्रव में घुसे गैस का द्रव्यमान उसके आरोपित दाब का क्या होता है संपत्ति। अरे जितना दाबेंगे गैस उतना ज़्यादा घुलेगी, उसमें उतना ज़्यादा घुलेगी तो नहीं पिए गड़ करेगा ना, ठीक है। तो यम अनुकरण पाते हैं पी, तो यम बराबर अनुकरण पाते हटाएंगे के एच पी। के एच क्या है हेनरी कांस्टेंट, एच माने हेनरी और के माने कांस्टेंट, ये हो गया हेनरी का नियम। सर बहुत आसान सर ये। और गुरुदेव मैं प्रॉब्लम से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि ये चारों पॉइंट आप लोगों को पढ़ के जाना मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है और मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है। आज जिस तरह उन्नयन है उस तरह अनुमान है, बढ़ जाएगा मैं घट जाएगा। चलिए वाष्प पदार्थ में अपेक्षिक अवनमन क्या होता है। वाष्प पदार्थ में अपेक्षिक अवनमन का मतलब होता है कि पहले कुछ रहा होगा बाद में कुछ और हो गया, उसमें कुछ इंक्लूड कर दिया गया होगा, तो उसके कण जो होंगे उनके जो कण होंगे क्या होने लगेंगे ज़्यादा मात्रा में हो गए, तो उनकी गति क्या हो गई कमज़ोर होते गई। नहीं समझ रहे सर, समझाते हैं। देखिए पहली पॉइंट में लेता हूँ, यानी पहला जो हेडिंग है ये वाष्प पदार्थ में अवनमन, मैं उसी पर बात करता हूँ। देखिए
जब किसी अवाष्पशील पदार्थ को शुद्ध विलायक में घोला जाता है। अवाष्पशील पदार्थ मतलब जैसे यही अवाष्पशील है, ये भी क्या है अवाष्प, जो पानी में उड़ थोड़ी रहा है ना। किसी अवाष्पशील पदार्थ को शुद्ध विलायक में घोला जाता है, ये क्या है मेरा शुद्ध विलायक है। इस विलायक में क्या करेंगे, घोल देंगे, तो क्या होगा, इसमें जितने कण रहेंगे मतलब 50 थे, इसमें और 20 को डालेंगे तो कणों की संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और कणों की संख्या बढ़ जाएगी तो जो इतना हिल रहे थे अब 20 को डालेंगे तो अब इतना सब हिलेंगे उतना सब नहीं, तो उनकी गति क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। गति क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो मैं वहीं पर लिखा हूँ, विलायक में घोला जाता है तो बिलियन में क्या होता है, कणों की संख्या क्या होती है, बढ़ जाएगी। कणों की संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ेगी, क्योंकि पहले कण क्या थे तरी था, अब कण क्या हो गए ज़्यादा। कैसे ज़्यादा, आप डाले हैं तो प्रत्येक कण में ऊर्जा का मान क्या हो जाता है, घट जाता है। पहले ऊर्जा लेकर ठीक है, अब क्या हो गए, ऊर्जा का मान घट गया, जिससे वेग क्या हो जाता है, कम होता है। अब पहले वेग तेज से चलते थे, अब ढेर का था, वेग कम हो जाएगा। आप ये बाइक लेकर उड़ेंगे, कार लेकर उड़ेंगे, एकदम रोड खाली एकदम चापोचाप में चलेंगे, अब 10 गाड़ियाँ जाएँ तो एकदम चापोचाप कम हो जाएगा, यानी कि आप वेग आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इस प्रकार के कणों की संख्या बढ़ने के कारण, कणों की संख्या क्या हो रही है, बढ़ने के कारण वाष्प दाब के घटने को अपेक्षित वाष्प दाब कहते हैं। अब ये सूत्र होता है, वाष्प दाब में अणु बराबर P0A माइनस P/P0A। P0A क्या है, P0A जो है शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है, और PA क्या है, विलयन का वाष्प दाब है। ये विलायक का वाष्प दाब है और ये विलयन का वाष्प दाब है, आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। बहुत इसमें कुछ देखने और समझने की बात नहीं है। ठीक सर, चलें चल बहुत आसान सर है तरीके, अरे कितना कुछ नहीं है जी भाई, ये सारी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मान लीजिए कि यही पानी था, क्या था, पानी था, हमने इसको क्या किया, पी लिया। तो पानी पी लेने से क्या होता है, मन को शांति होती है। देखिए अगर इसको मैंने 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी को उसमें डाला और पानी उबलने लगा, मतलब कोई पदार्थ था, कुछ भी था, 30 डिग्री सेल्सियस को जब मैंने गर्म किया तो ये उबलने लगेगा, क्या लगेगा, उबलने लगेगा। अच्छा, अगर इसमें हम क्या कुछ और पदार्थ इंक्लूड कर दें, ठीक है, तो क्या 30 डिग्री सेल्सियस से उबलेगा, नहीं उबलेगा, क्योंकि सर उसमें जो और पदार्थ उसमें डालें वो भी तो एनर्जी एक्सेप्ट करेंगे, हैं वो भी तो एनर्जी एक्सेप्ट करेंगे, तो 30 डिग्री से उबलेगा नहीं। देखिए तो जो उबलने वाला ताप था उसमें आपको क्या करना पड़ा, और वृद्धि करेगा, यानी क्वथन जो था, जो इस ताप पे उबलना चाहता था वो उस ताप पे अब नहीं उबलेगा, उसको और ताप चाहिए, और क्या चाहिए, ताप चाहिए। तो और ताप चाहिए तो उससे जब क्वथनांक में क्या हो गई, वृद्धि हो गई, उससे उन्हें क्वथनांक उन्नयन, इतना आसान है। अच्छा, जिस ताप पर क्या, वह ताप जिस पर द्रव का वाष्प दाब एक वायुमंडलीय दाब के क्या होता है, बराबर रहता है, यानी कि वायुमंडलीय दाब 2 लग रहा है, ताप किसके बराबर रहता है, उसके बराबर हो जाएगा, क्या जगह, उसके बराबर हो जाएगा, उसी को क्वथनांक कहते हैं। परिभाषा आप ये नहीं लिखेंगे, वो अनिश्चित ताप जिस पर द्रव जो है कि द्रव जो है गैस अवस्था में उड़ने वाली रहती है, ये होती वो परिभाषा भूला हुआ ली थी, 9 बजे थी। आप ये परिभाषा लिखें कि वह ताप जिस पर वाष्प दाब उसको वायुमंडलीय दाब क्या कहते हैं, बराबर रहता है, उसको क्या कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं। देखिए जब किसी विलयनवा में अवाष्पशील विलय मिलाया जाता है तो उसका क्वथनांक क्या होता है, बढ़ जाता है। मैंने बताया कि अवाष्पशील उसको मिलाएंगे तो वो पहले जितने टाइम पे उबलना चाहता था उस टेम्परेचर पे नहीं उबलेगा, अब उसको क्या चाहिए, ज़्यादा चाहिए, तो वो क्या कहे, तो उससे हम क्या बोलेंगे, क्वथनांक उन्नयन। बात समझे, क्वथनांक उन्नयन को हम लोग क्या करते हैं, डेल्टा टी से प्रदर्शित करते हैं। क्यों डेल्टा टी मतलब यार किसी का अंतर क्या होता है, डेल्टा टी है ना। जैसे आप खाए 5 रोटी, आपके चाचा खाए 8 रोटी, इसको बोलेंगे डेल्टा रोटी, कितना रोटी आएगा, 3, अंतर। डेल्टा मतलब क्या होता है, अंतर, डिफरेंट, ठीक है। डेल्टा टी मतलब विलयन का क्वथनांक माइनस विलायक का क्वथनांक, पहले विलयन का क्वथनांक क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, अब किसका, विलायक का, तो इसमें जब इसको क्या करेंगे, घटा देंगे तो मेरा काम हो जाएगा। अब ये किस पे डिपेंड करते हैं, तो ये मोललता पे डिपेंड करते हैं। मोललता ताप पे निर्भर नहीं करती, मैंने वहाँ पे बताया नहीं था, एक कभी सवाल पूछा जाता है ना। तो डेल्टा टीबी जो होता है किसके ऊपर अनुक्रमानुपाती है, एम का मतलब क्या है, मोललता। मोललता मतलब क्या होती है, विलय का ग्राम भार बटे विलायक का किलोग्राम भार,
हैं सर जी, क्या बता रहे हैं? मोललता, जो मोललता होती है, आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? अनुक्रमणिका से चिन्ह हटाएंगे तो कोई के लगाएंगे, और के बी का मैं क्यों लिखाऊँ, कि मैं क्यों लिखाऊँ? क्योंकि बी का मतलब होता है बॉइलिंग पॉइंट। अभी मैं लगाऊंगा एफ, क्या मैं लगाऊंगा एफ, क्योंकि ये फ्रीजिंग पॉइंट रहेगा जब हिमांक आइएगा, तो ये के बी मतलब डेल्टा टी बराबर के बी गुणे एम। एम क्या मेरी मोललता है, ये हो गया सारा। अब यहाँ पे एम की जगह लिख सकते हैं मोललता, और सूत्र लगा सकते हैं और सवाल लगा सकते हैं बड़ी आसान से। ठीक है, देखिए इसमें जो सवाल आते हैं ना बड़े आसान आते हैं, आपको अगर सूत्र याद है तब बड़े आसानी से आप सवाल को क्या करेंगे, हल कर ले जाएंगे। चलिए सर आगे चलिए। हिमांक में उन्होंने वही कहे हैं, देखिए जब किसी विलयन में अवाष्शील पदार्थ को शुद्ध विलायक में घोला जाता है तो विलयन में कणों की संख्या बढ़ जाती है, जिससे कहा विलयन का हिमांक क्या हो जाता है, कम हो जाता है। विलयन के हिमांक कम होने की घटना को हिमांक कम कहते हैं। अरे उसमें बढ़ गया था, इसमें घट गया है, उसमें भी, इसमें भी तो कण आ गया ना, इसमें कण क्या आ गया, आ गए। अब जिस टेम्परेचर पे वो क्या खोना चाहते हैं, बिटोरना चाहते हैं, तो उस टेम्परेचर पे नहीं बिटेंगे, घट गया उसे बोलते हैं हिमांक अवनमन। विलयन के हिमांक में अवनमन मूलन सांद्र की यही बात है कि ये भी किसके अनुपाती है, एम के, यानी मोललता के क्या होता है, अनुपाती होता है। डेल्टा टी बराबर, ये जो जो क्वथनांक उन्नयन है उसकी का ये उल्टा है, हिमांक अनुमान। उसमें भी कुछ डालेंगे, जिस ताप पे उसको उबलना चाहिए था उबलेगा, लेकिन उबलता नहीं है, क्या हो गया, उसमें कुछ डालने पर उसमें वृद्धि हो जाती है, उसे बोलते हिमांक उन्नयन। अरे क्वथनांक उन्नयन था और क्या था, हिमांक अनुमान, एकदम बिल्कुल उसी को उल्टा है, क्यों ना, ज़्यादा डिफरेंट है, सूत्र भी बिल्कुल एक जैसे है। यहाँ पर मैं एफ लगाया क्यों, फ्रीजिंग पॉइंट है, थोड़ा जल्दी पढ़ के खत्म करें। चलिए आगे चलते हैं। क्या है, परासरण। परासरण देखिए, परासरण का मतलब होता है पतले लोगों का मोटा होना परासरण कहलाता है। नहीं समझ आ रहा है? नहीं आ रहा है? कह रहे हैं कि पतले लोगों का मोटा होना क्या कहलाता है, परासरण कहलाता है। मेरे पास कोई सामान रहता तो आपको दिखा देते। पतले का मोटा होना क्या कहलाता है, परासरण कहलाता है। अब देखिए तनु विलयन शांत विलयन की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली को स्वतः पार करके जाना क्या कहलाता है, परासरण कहलाता है। परासरण दो तरीके का होता है, एगो अंतः परासरण, एगो बाह्य परासरण। जैसे मान लीजिए आप किशमिश को जो पानी में डालते हैं, किशमिश क्या करते हैं, पानी में डालते हैं तो किशमिश क्या होती है, फूल जाती है। तो वो अंतः परासरण के बाह्य परासरण, वो अंतः परासरण, क्योंकि उसके अंदर क्या चला गया, पानी चला गया, तो किशमिश फूल जाती है। और उसके ऊपर जो झिल्ली रहती है उसको बोलते हैं अर्धपारगम्य झिल्ली, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन ना। देखिए ये हमारा एक टंकर था, क्या था ये, टंकर था। इस टंकरवा में एक हम झिल्ली लगाएं, क्या लगाएं, झिल्ली लगाएं, क्या लगाएं, झिल्ली। ये कौन सी झिल्ली है, अर्धपारगम्य झिल्ली। कौन सी है, अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। ये है मेरा विलायक, ये क्या है मेरा विलायक, हरियर का क्या है, विलायक। ये विलायक क्या है, बहुत कम है, यानी कि ये पतले हैं, तो ये विलयन की ओर क्या करेंगे, स्वतः प्रभावित करने वाले लोग क्या करेंगे, स्वतः बिना किसी से पूछे पतले वाले मोटा होना चाहने लगे। यानी कि तनु विलयन का शांत विलयन की ओर स्वतः प्रभावित होना, तनु विलय का शांत विलय की ओर स्वतः प्रभावित होना, किसको पार करके, अर्धपारगम्य झिल्ली को पार करके क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, परासरण कहलाता है। जरा देख लीजिए, वह प्रक्रिया जिसमें शुद्ध विलायक के जिसमें शुद्ध विलायक के शुद्ध के कण कम शांत तनु विलयन की ओर, शांत विलयन की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली से होगा, यह सत्य होगा था, ये देखिए वही सब लिखा हूँ, वही से मैं लिखा हूँ कि सब आप पढ़ सकते हैं। शांत विलयन की ओर आपको पढ़ने के लिए मैं लिखा हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे सारी चीज़ मैं बता भी सकता हूँ, तो ऐसे ही बता सकता है, लेकिन लिखा इसलिए हूँ ताकि आप पढ़ते भी रहेंगे, तो आपको अगर मन करता है इस संसार भी मारते रहेंगे दादा। अच्छा, इसका उल्टा भी, उल्टा मतलब कि जब कोई काम अपने मन से होने लगता है तो कुछ रोकने वाला भी आता है। देखिए परासरण की क्रिया को रोकने के लिए परासरण के विपरीत दिशा में लगाए गए दाब को परासरण दाब कहते हैं, जिसको बर्कले हस्टले विधि वाला हम समझते थे, लेकिन वो है ही नहीं सिलेबस में, तब पढ़ाएंगे क्यों, है ना। ठीक है सर। एक इसका जो है कि वो होता है, क्या बोलते हैं, गणितीय रूप होता है पी बराबर NRT से। भी को लीजिए, भेजिए, क्या हो जाएगा, PN/V/RT। एन को बोलते हैं C, अब पी बोलते हैं पाई भी बोल सकते हैं आप, ठीक है। एन क्या है, मूलों की संख्या है, आर क्या है, कांस्टेंट है, टी क्या है, ताप है। ठीक है सर, ठीक हो जाएगा ना। भी क्या है, आयतन लीटर में। ये सब आप कर लेंगे, है ना। सवाल आएगा आराम से करेंगे, इसमें सवाल आ सकता है, ठीक है। सवाल कराएं तो टाइम लगेगा ना भाई। चलिए आगे चलते हैं। हाँ, एक होता है समपराशरी,
एक लाइन की परिभाषा समपार्श्विक पढ़ लीजिएगा, अंतःप्रास पढ़ लीजिएगा, वायप्रास पढ़ लीजिएगा। अंतःप्रास में क्या होता है, पतले विलयन। देखिए अंगूर को अगर आप गाढ़े चीनी के पानी में डाल देंगे, है ना, तो अंगूर मान लीजिए तनु विलयन है और गाढ़ा चीनी का पतला विलयन, तो अंगूर सिकुड़ जाएगा। क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। अब पानी में डालेंगे तो फूल जाएगा। जैसे किशमिश होती है, किशमिश को अब पानी में डालेंगे तो क्या हो जाएगी, फूल जाएगी, है ना। क्योंकि किशमिश के अंदर जो है, ये जो किशमिशिया है, ये किशमिशिया जो है ना, किशमिशिया, इसके अंदर अभी विलयन है मान लीजिए एक तरीके से। वो क्या है, इधर पानी है, पानी क्या है, तनु है, पतले हैं, इधर ये क्या है से मोटे, तो इसके पतले वाले कहाँ चले जाएंगे, मोटे। और मान लीजिए बाल्टी है, बाल्टी में खूब भेर जो है कि गाढ़ा द्रव है, और ये क्या है, अंगूर है। अंगूर मान लीजिए कम कम मीठा है, यानी कम संद्र है, और ये क्या है, ज़्यादा संद्र है। तो कम संद्र वाले ज़्यादा संद्र की ओर चले जाएंगे, तो अंगूरा क्या हो जाएगा, पिच हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पिच हो जाएगा। अंतःप्रास वायप्रास समझ में आ गया होगा। अंत माने अंदर जाना, वाय माने बाहर जाना, ठीक है। तो इसमें अब समान गुण ये कुछ है नहीं। देखिए जिसका मतलब किसी चीज़ का संगुणन, या उसको क्या बोल दूसरे यार, हाँ वियोजन। एक होता है संगुणन और एक होता है वियोजन। जब भी किसी का संगुणन होगा या वियोजन होगा ना, तो डिसबैलेंसिंग आएगी। तो पहले जो था और बाद में जो था, उसी के अनुपात को हम बोलते हैं क्या, अणुसंख्य गुणधर्म, अपसामान्य अणुसंख्य गुणधर्म। जैसे कहना मतलब, देखिए समझिए, यदि विलयन में अणुओं का वियोजन या संयोजन होता है, किसी विलयन में उसके अणु या तो चिपक रहे हैं या तो दूर। अगर टूटेंगे तो कणों की संख्या बढ़ेगी, टूटेंगे तो कणों की संख्या घटेगी। संयोजन होता है तो विलयन में कुल कणों की संख्या बदल जाती है, या तो घट ही जाएगा या तो बढ़ ही जाएगा, जिससे अणुओं का गुणधर्म क्या हो जाता है, पहले कुछ और था और कुछ और हो जाएगा। जैसे घर में, मतलब आपके घर में अगर 20 लोग हैं, अगर 10 लोग गए तो चेंज हो ही जाएगा। अब 20 लोग से अब क्या बताएं, उसमें एग्जाम्पल गलती हो गया, है ना। तो वही मतलब संगुणन और ये ठेका आप याद है यार, वियोजन, संगुणन और वियोजन। तो ध्यान देने वाली बात है संगुणन वियोजन में, संगुणन और वियोजन जब भी होगा तो जो है क्या चेंज हो जाएगा, है ना। इस प्रकार के अणुसंख्य गुणधर्म के आधार पर ज्ञात किए और भार को भी वास्तविक मान से विभिन्न प्राप्त होते हैं, जिससे अपसमान गुणधर्म कहते हैं। थोड़ा सा एक सूत्र है जिसको बोलते हैं वन ठाप गुणांक। क्या होता है वन ठाप गुणांक? वन ठाप गुणांक क्या होता है? सन 1866 में वहाँ एक गुणांक इसको बोलते हैं, ये कुछ है नहीं है भाई, आई से रिप्रेजेंट करते हैं। देखते हैं कि पहले क्या था और बाद में क्या था। देखिए प्रेक्षित और संगुणधर्म, यानी कि कैलकुलेट कर देंगे हम लोग। ऐटो कहते हैं समान और यानी ऑब्जर्व किए थे जो, वो इन्हीं के अनुपात को हम क्या बोलते हैं, वन ठाप गुणांक। क्या बोलते हैं वन ठाप, या संगुणन की स्थिति हो या वियोजन की क्या हो, वियोजन के बाद या संगुणन के बाद कणों की संख्या बटे पहले कणों की संख्या के अनुपात को क्या बोलेंगे। आइए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो मैं समझ रहा हूँ कि देखिए इतने कम समय में मैंने आपका चैप्टर इतना अच्छे से फिनिश कर दिया, ताकि आपको पेपर में अच्छे खासे नंबर मिल सके। अगर कुछ भी नहीं पढ़े होंगे तभी कुछ तो जाने होंगे, आपका रिवाइज हुआ होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो फिर कोई बात नहीं है, आप लोग पढ़ते रहिए और एक बार मुस्कुरा दीजिए तो हम जानेंगे आप लोग पढ़ रहे हैं। मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, घूमते रहिए, टहलते रहिए और पेपर देते रहिए। कोशिश करिए कि बढ़िया से बढ़िया नंबर आए। चलिए अब बारी को देते हैं विराम, क्योंकि होता है टाइम कुछ और का। तो धन्यवाद।